वेलकम बैक टू द लॉ वाला चैनल। मेरा नाम है इसरा और आज के सेशन में हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो सेक्शंस हैं ये डील करते हैं विद द प्लेस ऑफ सुइंग। कौन सा मैटर है, कौन सी कोर्ट में जाना है, कौन सा मैटर कौन सी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। तो प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगा, वेन्यू ऑफ द ट्रायल, कौन से कोर्ट में मेरा मैटर जाने वाला है, कौन से कोर्ट में आपका मैटर जाने वाला है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक सिविल प्रोसीडिंग में। तो इन सारे ही सेक्शंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शंस 15 to 21A अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। और आज का जो हमारा डेली टारगेट होने वाला है, हम लोग जनरल जो भी प्रोविजंस है वो देखने वाले हैं, किस तरह से स्कीम सेट करी गई है, लेजिस्लेट किया गया है, बेयर एक्ट में किस तरह से सेक्शंस दिए हुए हैं, कवर करने वाले हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है जो सेक्शन 6 में दिया गया है, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है ये कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग देखेंगे जुरिस्डिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, ये तीन ब्रॉड डिविजन्स हैं इफ वी टॉक अबाउट जुरिस्डिक्शन। उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग के हम लोग जनरल प्रोविजंस देखने वाले हैं। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कौन से कोर्ट में मैटर जाने वाला है, कौन से कोर्ट में सूट जाएगा आपका, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर किस तरह से ये मैटर जाने वाला है कोर्ट में, ये देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग ये देखेंगे कि अगर जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है, अगर अग्रीव्ड पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन है एज टू द जुरिस्डिक्शन, तो ये दिया गया है अंडर सेक्शन 21 अंडर सेक्शन 21 ये दिया हुआ है कि भाई अगर ऑब्जेक्शन है तो क्या मैनर है जो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दैट कभी कभी मेंस में भी ये पूछा जाता है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सुइंग मेंस में हर बार तो नहीं, लेकिन हाँ 2 में 1 बार तो जरूर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि भाई सूट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सूट जो है वो अराइज हो सकता है इन रिगार्ड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, और एक सूट जो है वो होता है रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। या फिर अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट से रिलेटेड होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड सूट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है ये डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे सूट आने वाला है। क्या जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का, क्या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, क्या उसका पिक्यूनरी लिमिट है, वही डिसाइड करेगा कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या मेरे कोर्ट में आ पाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई डिस्प्यूट है तो क्या वो मेरे कोर्ट में आ पाएगा। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब प्लेस ऑफ सुइंग की अगर हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्लेस ऑफ सुइंग, तो प्लेस ऑफ सुइंग क्या है, इट इज नथिंग बट जस्ट द वेन्यू ऑफ ट्रायल। जो वेन्यू है ट्रायल का, कहाँ पे ट्रायल होने वाला है, कहाँ पे ट्रायल कंडक्ट होगा, यही बात करता है कि भाई प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे अंडर सेक्शन 15 to 20 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सबसे पहले देखिए सेक्शन 15 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कहता है, ये एक जनरल प्रोविजन है। सेक्शन 15 क्या है, इट इज अ जनरल प्रोविजन। और ये क्या कहता है, ये सिंपली ये कहता है कि आप अपना सूट फाइल करें हमेशा इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। अगर हमारी मान के चलिए कोई डिस्प्यूट है, अगर हमारा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है, तो क्या डायरेक्ट बिल्कुल अधिकार दिया गया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर ले जाना क्या फीजिबल होगा, क्या बेटर रहेगा, ये नहीं बेटर रहेगा। और ये कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है सेक्शन 15 जो कि एक जनरल प्रोविजन है। और ये सेक्शन 15 कहता है कि कोर्ट जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा वहीं पे अपना वाद ले जाके दाखिल करिए। ठीक है, और ये किस लिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग से बचिए। डिले के लिए आप डिले कर रहे हो, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का डिले है, भाई ये आपका प्रॉपर है। अगर आप फला कोर्ट में जाएंगे, अगर आप मुंसिफ कोर्ट जा रहे हैं तो ये आपका प्रॉपर कोर्ट है, दिस इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई योर मैटर। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपको बेटर ये रहेगा कि आप उसी कोर्ट में जाएं जहां पे आपको जाना चाहिए, दैट इज द लोएस्ट ग्रेड कोर्ट।
ठीक है। सेक्शन 16 टू 18 किस बारे में डील करते हैं? ये डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें अनसर्टन सिचुएशन है अगर, या फिर अगर जो प्रॉपर्टी है वो सेवरल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट्स में लाई कर रही है तब क्या होगा, ये सारी चीजें दी गई हैं। सेक्शन 19 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 19 बात करता है जब कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स की बात करी गई है अगेंस्ट द पर्संस और मूवेबल, तो ऐसे ऐसे सूट जो कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग से रिलेटेड है वो कहाँ पे लाई करेंगे ये देखेंगे। साथ ही साथ सेक्शन 20 बात करता है रेसिडरी, जो सेक्शन 15 से लेकर के 19 में नहीं दिया गया है वो उसका फोरम आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 20। ये क्या पढ़ रहे हो? ये आप प्रोसीजर पढ़ रहे हो। ये क्या है? ये एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये एक प्रोसीजर है तो फॉलो किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक्शन 21 की, अभी हम लोगों ने डील किया है, ये बात करता है ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन। अगर अग्रीव्ड पार्टी को कोई जुरिस्डिक्शन से उसको लग रहा है कोई एरर है तो ऑब्जेक्शन आप कब रेज करेंगे ये बताया गया है सेक्शन 21 में। और सेक्शन 21A बार करता है कोई ऐसे सूट जो प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटिंग अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं उस पे बार लगाता है, ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें देखिए सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 एक जनरल प्रोविजन ले डाउन करता है, कहता है कि हर एक सूट जो है वो ले करेगा इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। ये क्लियरली मेंशन किया गया है सेक्शन 15 में। ये क्या है? ये एक रूल ऑफ प्रोसीजर है, लेकिन ये जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। इससे अगर आप बात करो कि क्या जुरिस्डिक्शन अफेक्ट हो जाता है कि कोर्ट, क्या मतलब ये ऐसा प्रावधान दिया गया है कि जिसको अगर फॉलो मान के चलो कोर्ट ने नहीं किया, अगर इसको कोर्ट ने फॉलो नहीं किया तब क्या होगा? तो यहाँ पे इसका सवाल का जवाब दिया है, व्हाट इफ अ डिक्री इज पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड, तो क्या ये नलिटी नहीं होगा? इट विल नॉट बी अ नलिटी, ये नल नहीं होगा। ये ऐसी एक प्रोसीडिंग है जो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करी तो ये एक इर्रेगुलरिटी होगी। इट विल सिंपली बी अ इर्रेगुलरिटी which can be curable under section 99। सेक्शन 99 में क्योरेबल ये एक इरेगुलरिटी होगी अगर एक हायर ग्रेड के कोर्ट ने एक डिग्री पास कर दी। ये जो प्रोसीजर का एक रूल दिया गया है, ठीक है, मतलब in every circumstance, in every suit, the suit has to be instituted in the court of the lowest grade competent to try it। लेकिन अगर नहीं किया तो क्या होगा? नलिटी नहीं होगा, सिर्फ एक इरेगुलरिटी होगा। ये सिर्फ एक इरेगुलरिटी होगा। क्लियर? अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की कि ये जो सेक्शंस हैं ये ले डाउन क्यों करे गए, क्या इसका रीजन था, क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसका, तो देखिए कोर्ट्स ऑफ अ हायर ग्रेड शुड नॉट बी ओवरबर्डन्ड विद सूट्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हायर ग्रेड्स, वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट में ही अगर ये आप ऑप्शन खोल दोगे, लोगों के लिए रास्ता खोल दोगे कि आपको यार रेमेडी दे देगा सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है या अगर आपका कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस हो गए, अगर ये रास्ता खोल दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, तो क्या होगा? तो ओवरबर्डन हो जाएंगे, कोर्ट्स ओवरबर्डन हो जाते हैं। यही मैटर होता है जो देखने वाला होता है। या फिर दूसरा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट देखें तो पार्टीज को इनकन्वीनियंस ना कॉज हो। भाई अगर आप मान के चलो सुप्रीम कोर्ट चले गए या ये हाई कोर्ट चले गए, ना कि इनको लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट को जाना चाहिए था, ये हाई कोर्ट चले गए रेमेडी लेने के लिए। अब हाई कोर्ट में उन्होंने सारा वाद दाखिल करा है, उसके सारी फीस पे करी, कोर्ट फीस पे करी, तमाम चीजें होती हैं, वकील को फीस दी, ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद इनको भी पता चल रहा है कि इनको नीचे वाले कोर्ट में, निचली कोर्ट में जाना चाहिए था, तो क्या हुआ? इनकन्वीनियंस किसको हुआ? यहाँ पे इनकन्वीनियंस किसको हुआ? भाई कोर्ट ने तो डायरेक्ट कर दिया कि आपको निचली कोर्ट में, ये आपका सही रास्ता है, आप नीचे वाली कोर्ट में जाइए, लेकिन इनकन्वीनियंस किसको हुआ? अल्टीमेटली इनकन्वीनियंस पार्टी को हुआ। इसीलिए ये लेजिस्लेट किया गया कि भाई इससे बेटर है कि कोई केओस का सिचुएशन हो, कोई अफरा तफरी की सिचुएशन हो, इससे बेटर ये है कि आपके लिए बेस्ट रहेगा आपका सूट, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है, मूवेबल से रिलेटेड सूट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है, आप लोवेस्ट ग्रेड की जो कोर्ट है वहां पे आप जाइए, अपना वाद दाखिल कर ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ वैल्यूएशन की, हमेशा ये याद रखिएगा जो प्लेंटिफ का वैल्यूएशन होता है ना प्रॉपर्टी में, जो भी प्लेंट में जो उन्होंने वैल्यूएशन लिखा होता है, जो मोड होता है वैल्यूएशन का, यही डिटरमाइन करता है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा या नहीं होगा। अब ये नहीं है कि क्या डिग्री में अमाउंट पास कर सकता है कोर्ट,
कोर्ट जो अमाउंट डिक्री में पास कर सकता है, ये कोर्ट का अपना पावर है, लेकिन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसे आप डिसाइड करोगे? कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आप मोड ऑफ वैल्यूएशन से डिसाइड करोगे, और मोड ऑफ वैल्यूएशन प्लेंट में लिखा होता है कि ये वैल्यूएशन है हमारी प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन इस प्रॉपर्टी से अराइज हुआ, और ये मेरी प्रॉपर्टी इतने की है मान के चलिए, तो वही डिसाइड करेगा कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ठीक है, सेक्शन 6 भी याद रखिएगा, क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा, कोर्ट जो है, जो डिक्री है वो पास कर सकता है अपनी पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस में, उससे कोई उसके जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड नहीं है वो बात। जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड बात तब हो जाएगी जब जो वैल्यूएशन है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अगर एक्सीड कर जाएगा, नीचे है तो तब तो चलेगा, नीचे है तब तो चलेगा, लेकिन अगर एक्सीड करा जा रहा है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो एक्सीडेड वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी को देख रहा है, तब बात करी जाएगी जुरिस्डिक्शन की। और ये जो है, जो अमाउंट फॉर विच द डिक्री हैज बीन पास्ड, ये डिसाइड नहीं करेगा जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये किस में कहा गया? ये किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान में कहा गया, प्रोसीजरल लॉ का, सीपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस, और इसी पे ये कहा गया कि भाई ये जो अमाउंट है, ये जो डिक्री के थ्रू अमाउंट जो दे सकता है कॉम्पनसेशन कोर्ट, वो नहीं डिटरमाइन करेगा जुरिस्डिक्शन। क्लियर है? एक तो ये बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, इफ वी टॉक अबाउट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितने सूट्स लाई करेंगे? सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 16 से 18, कहा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। सूट्स रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 19, क्लियर? फिर उसके बाद सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग, जो टॉर्ट से रिलेटेड होंगे, कहा सेक्शन 19 बात करता है इसके बारे में। अदर सूट जो हम लोग ने बात करी, रेजिडुअरी जो सेक्शन है, जो इन सब में नहीं मेंशन्ड है, वो सेक्शन 20 में मेंशन्ड है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेसिडुअरी है, जो कि बात करता है रेसिडुअरी लिस्ट की, जो कि तीनों ही लिस्ट में नहीं दिया गया है, वो उस आर्टिकल में बताया गया है कि ये पावर है पार्लियामेंट की। कौन सा वो आर्टिकल है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हम लोग बात करें, now if we talk about suits for recovery of immovable property, suits for partition of immovable property, suits जो foreclosure, सेल या रिडेम्पशन के बारे में बात करते हैं, वो सूट जो मॉर्गेज या चार्ज के बारे में बात करते हैं, वो सूट जो किसी और राइट और इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं जिसको डिटरमाइन करना होता है कोर्ट को, या फिर सूट्स फॉर टॉर्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे कहाँ दिए गए? सेक्शन 16 में दिए गए हैं। तो ये सारे ही आपको याद रखने हैं। कितने प्रकार हम लोग ने देखे? हम लोग ने 5 प्रकार के देखे। सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट्स फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन, मॉर्गेज, चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट, या फिर टॉर्ट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 5 प्रकार के सूट्स हैं जो दिए गए हैं, एक्सप्लिसिटली मेंशन किए गए हैं सेक्शन 16 में। क्लियर है? तो ये जो सेक्शन 16 में दिया गया है, तो सेक्शन 16 क्या कहता है? कोड कौन सा होगा? सेक्शन 16 में दिया गया है कि भाई ये जो 5 प्रकार के सूट हैं, तो इनके लिए कोड क्या होगा? इन्होंने कहा है लोकल लिमिट्स इन हुज द जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। कहां पे होगा? उसके लोकल लिमिट्स में जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। क्लियर है? एक बात तो ये हो गई। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं व्हाट इफ द प्रॉपर्टी सिचुएट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मोर देन वन कोर्ट्स। भाई सवाल आता है, मान के चलो कि मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी किसी बॉर्डर्ड एरिया के ऊपर लाई कर रही है, जिसपे एक कोर्ट का टेरिटोरियल लिमिट एंड हो रहा है और दूसरे कोर्ट का टेरिटोरियल लिमिट जो है वो शुरू हो रहा है। अब क्या होगा? अब तो 2 कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन आ गया है ना। तो पहले तो एक तो ये चीज समझ लिए, 16 में क्या है? 5 मैटर्स हैं, पांचों मैटर्स हम लोग ने यहाँ पे देख लिए। कहाँ पे लाई करेगा? वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड कहाँ दिया गया है? ये भी दिया गया है सेक्शन 16 में ही। लेकिन अब बात करी जाए, अगर व्हाट इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मोर देन वन कोर्ट, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में इसका जो आंसर है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 क्या कहता है? देखो, सेक्शन 17 कहता है कि अगर कोई कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग है टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई रिलीफ रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कॉम्पनसेशन का मैटर है, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है, या कोई रिलीफ रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है,
तो वहां पे कहां पे लाई करेगा सूट? इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लाइंग। तो कहां पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा? इट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट। क्या वर्ड किया गया है? एनी कोर्ट। मान के चलो ये टेरिटोरियल लिमिट एंड हो रही है ए और बी, और यहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ये है घर मेरा। अब बात करो अब क्या होगा? तो यहाँ पे एनी कोर्ट, ए कोर्ट में भी लाई कर सकता है, बी कोर्ट में भी लाई कर सकता है। कहाँ पे दिया गया है? कहाँ पे दिया गया है? हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट जो है ये प्रीलिम्स के लिए मस्ट है। प्रीलिम्स में कई बार सेक्शन 16 को पूछा गया है। सेक्शन 16 तो छोड़ दो, सेक्शन 17 को कई बार पूछा गया है, सेक्शन 15 को पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग लेक्चर के एंड में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखने वाले हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? देखो यहाँ पे ये है कि बेनिफिट किसको है? सूट जो लेके आ रहा है, जो वाद दाखिल कर रहा है उसको सूट कर रहा है, ये उसको बेनिफिट कर रहा है, उस सूटर को बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि उसको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, अगर दोनों कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हो रहा है तो फिर आपका एनी ऑफ द कोर्ट में लाई करेगा जहां पे पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लाइंग। और ये साथ ही साथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को बचाने के लिए, अब मान के चलो अगर ये ऑप्शन ना देते दोनों ही कोर्ट्स में बात दाखिल कर दिया जाता, है ना। अगर हम लोग देखिए सेक्शन 18 क्लियरली ये कहता है कि जहां पे सर्टेनिटी से ये नहीं बताया जा सकता है कि भाई जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट का है, या एक कोर्ट का है या एक से अधिक कोर्ट का है, तो फिर ये जुरिस्डिक्शन जो है कोई भी कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है, सूट डिस्पोज ऑफ कर सकता है। यहाँ पे क्या है, जब सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी भाई किसके जुरिस्डिक्शन में है, वन और अदर ऑफ द सेवरल कोर्ट्स में लाई कर रहा है अगर जुरिस्डिक्शन, या सर्टेनिटी से कहा ही नहीं जा रहा, इट इज नॉट पॉसिबल टू से विद सर्टेनिटी, तो वन ऑफ दीज कोर्ट्स क्या करेगा, वो एंटरटेन कर सकता है और इस सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। वन ऑफ सेवरल कोर्ट्स कहां दिया गया है? अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखिए, अब सेक्शन 19 की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 19 की बात करें तो एक आप लैटिन मैक्सिम है उसको याद रखिएगा, मोबिलिया सिक्वेंटूर पर्सोनम। कहने का क्या मतलब है? मूवेबल्स फॉलोज द पर्सन। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अब हम लोग बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। अब सेक्शन 19 में दो मैटर्स डील किए गए हैं, रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, अपने बेयर एक्ट में भी देखते चलिएगा, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग। तो ये दोनों ही मैटर्स में क्या है, either of the place where the wrong is committed वहां पे लाई करेगा, या फिर where defendant resides, carries on business और personally works for gain। दो मैटर्स हैं, दोनों ही मैटर्स में इन दोनों ही कोर्ट्स में लाई कर सकता है, या तो फिर वहां लाई करेगा जहां पे रॉन्ग कमिट हुआ है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां पे वो एक्ट हुआ है उस कोर्ट में लाई करेगा, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाई करेगा जहां पे वो एक्ट हुआ है, या फिर where the defendant resides, carries on business और personally works for gain। कहां दिया गया है? सेक्शन 19 क्लियरली ये मेंशन करता है। अब देखिए, अब हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे। ए रिसाइडिंग इन दिल्ली, बी इन कैलकाटा, बी में सू ए इन आइदर कैलकाटा और दिल्ली। ये हर एक, आप मान के चलिए हर एक प्रीलिम्स में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा जहां पे सीपीसी एक्सटेंसिवली पूछी गई है, और प्लस मेंस में क्या होता है, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे पूछा जाता है। क्या समझने की बात है, ए रिसाइड तो करता है दिल्ली में, बी को मारा कहाँ? कैलकाटा में। अब बी के पास क्या ऑप्शन है? बी अग्रीव्ड पार्टी है, बी चाहे तो ए को कैलकाटा में सू कर सकता है, यानी कि जहां पे मारा गया है वो, या फिर दिल्ली में सूट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए वहां पे रिसाइड करता है, और यहाँ पे क्या कहा गया है, वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स। ठीक है, either the place where the wrong is committed। illustration A समझ में आ गया, B पे आइए। A residing in Delhi publishes in Calcutta statements defamatory to B। B क्या कर सकता है? कैलकाटा में सू कर सकता है या दिल्ली में सू कर सकता है, दोनों ही जगहों पे सू कर सकता है। क्यों? क्योंकि A कहाँ रह रहा है? रिसाइड कर रहा है दिल्ली में, और ऐसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स बोले हैं कहाँ? कैलकाटा में। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से अराइज हो रहा है? कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हो रहा है? आप अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आए ना, तो आप एग्जाम में खाली ये देखिएगा कि भाई कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हो रहा है। जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है वहां पे सूट लाई करेगा, और फिर अगर नहीं तो फिर जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, वर्क करता है, या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, वहां पे लाई करेगा।
A residing in Delhi publishes in Calcutta statements defamatory to B. The newspaper is circulated in Bombay, Madras, Raipur. B may sue A either in Calcutta or in Delhi or in Bombay or in Madras or in Raipur. क्यों? क्योंकि ये continuing offenses हैं. ये कैसे offenses हैं? Continuing offense है ये, जो कि कंटिन्यू कर रहा है. कैसे कर रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो गया है, पब्लिश कर दिया गया है, पब्लिकली एक्टिव हो गया है. अब क्या होगा? कहीं पे भी ये सूट लाई किया जा सकता है, चाहे बॉम्बे हो, मद्रास हो, रायपुर हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो. क्लियर? सेक्शन 20 की अगर हम लोग बात करें तो एक जनरल सेक्शन है, एक रेस्टिट्यूटरी सेक्शन है. ये सिंपली ये कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. मतलब जो भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लोकल लिमिट्स में हो रहा है वहीं पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा. क्या क्या मैटर्स है? जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर रहा है होली या पार्टली, कहां पे लाई करेगा? सबसे पहली बात ये कही कि कहां पे लाई करेगा? विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज्ड होली और पार्टली. या फिर where will it lie? It will lie where the defendant resides, carries or business or works for gain. कहां पे लाई करेगा? जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है उसका, या वो गेन के लिए काम, वर्क्स फॉर गेन, अपने कोई गेन के लिए काम करता हो. तीसरी बात, जहां पे ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जहां पे फ्रॉम द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट 2 और मोर डिफेंडेंट्स, जहां पे 2 या 2 से अधिक डिफेंडेंट्स हैं, तो कहां पे लाई करेगा? तो फिर एनी ऑफ द कोर्ट्स जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, कैरीज ऑन बिजनेस, वर्क्स फॉर गेन्स, जब परमिशन ले ली जाए उस कोर्ट के द्वारा, कि परमिशन ले ली जा रही है उस कोर्ट के द्वारा जहां पे 2 या 2 से अधिक डिफेंडेंट्स हैं. या फिर दूसरा सिचुएशन जहां पे कोई भी ऐसा डिफेंडेंट नहीं है जो रिसाइड नहीं करता है उस एरिया में, या ही इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस देयर, या वो गेन के लिए काम नहीं करता है, प्रॉफिट के लिए, तो फिर क्या होगा? उससे अग्री किया हो उस बात पे कि भाई आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो सूट इस कोर्ट में, तो फिर वहां पे उस मैटर को देख लिया जाएगा. तो यहाँ पे 2 केसेस हैं. ठीक है? एक्विसेंस का मतलब क्या होता है? अग्री कर गए. अगर मान के चलो वो डिफेंडेंट ने अग्री किया कि आप इस कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट. क्लियर हो गया? तो जहां पे 2 या 2 से अधिक डिफेंडेंट्स हैं तो वहां पे किसी भी कोर्ट में लाई करेगा जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, कैरी कर रहा है बिजनेस इन एनी वन ऑफ द डिफेंडेंट, वहां पे लाई करेगा जब कोर्ट की परमिशन मिल जाएगी. या फिर अगर कोई ऐसा डिफेंडेंट नहीं है उस एरिया में जहां पे वो रिसाइड कर रहा हो, कैरी ऑन कर रहा हो बिजनेस या गेन के लिए काम कर रहा हो, तो फिर अगर डिफेंडेंट ने कहा कि भाई आप इस कोर्ट में कर लो, ही इज अग्रीड टू, तो ये सेक्शन 20 में दिया गया. इसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट ये कहता है कि जस्टिस को जितनी भी पास लेके आ सके हम, यहाँ पे पार्टीज को जितना कम नुकसान हो उतना अच्छा है. इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए इज अ ट्रेड्समैन इन कैलकाटा, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली. पहला मिला दिल्ली. बी by his agent in Calcutta buys goods, एक और जगह मिल गई भाई कैलकाटा, buys goods of A and requests A to deliver them to the East India Railway Company. A delivers the goods accordingly in Calcutta. A में sue B. अब A चाहे तो B को sue कर सकता है for the price of the goods. कहाँ either in Calcutta where the cause of action has arisen or in Delhi where B carries on business. दोनों ही जगह वो कर सकता है sue. देखिए, A resides in Simla, B at Calcutta and C at Delhi. Very important illustration, very important illustration. ये illustration बहुत ज्यादा important है. ठीक है? A, B and C being together at Banaras, B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A. A may sue B and C at Banaras where the cause of action arose. He may also sue them at Calcutta where B resides or at Delhi where C resides. But in each of these cases, if the non-resident defendant objects, the suit cannot proceed without the leave of the court. कहा क्या है यहाँ पे? अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? या तो फिर आपने लिया हो परमिशन कोर्ट का, या फिर उसने खुद कहा हो कि आप वो अग्री किया हो कि भाई आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे कहा है कि अगर नॉन रेसिडेंट अभी हम लोगों ने यही देखा यहाँ पे कि अगर ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, इफ द डिफेंडेंट इज नॉट रिसाइडिंग देयर, तो फिर क्या है? लीव ऑफ द कोर्ट होना जरूरी है और उसका अग्री होना जरूरी है.
क्लियर है? तो नॉन रेसिडेंट है तो वहां पे सूट कैन नॉट बी प्रोसीडेड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर की। अगर हम लोग सब्जेक्ट मैटर की बात करें, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं कोर्ट के, जैसे कि जो स्मॉल कॉज कोर्ट है, ठीक है, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स, उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जांपल हम दे रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के सूट्स वो नहीं देख सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सिविल जज जूनियर डिवीजन की, तो वो टेस्टिमेटरी सक्सेशन के जो मैटर्स होते हैं, डिवोर्स, सक्सेशन, प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा, ये सारे मैटर्स इनकी कोर्ट में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर के थ्रू रोक लगा के रखी है। अब यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हेन नो जुरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, हम लोग ने पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन में देखा, हम लोगों ने लोकल लिमिट्स में देखा कि अगर इनको वो नहीं था, इनको जुरिसडिक्शन नहीं था, तो क्या होगा, क्या डिक्री नलिटी होगी क्या नहीं होगी, ये चीजें हम लोग देखी। अब अगर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर की जुरिसडिक्शन की, अगर ये देखा जाए कि अगर कोर्ट को सब्जेक्ट मैटर का जुरिसडिक्शन ही नहीं था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में भाई साहब डिक्री जो होगी इट विल बी अ नलिटी। सब्जेक्ट मैटर का जुरिसडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलो मेरी कोर्ट में मामला आया कोई डिवोर्स से रिलेटेड, अब मेरी कोर्ट में मैंने कहा कि आप जाइए, आप आउट ऑफ द कोर्ट जो प्रोसीडिंग होती है उसको देखिए, मीडिएशन में जाइए आप, मीडिएशन प्रोसीडिंग का मैंने ऑर्डर दे दिया। अब मेरे पास ये जुरिसडिक्शन ही नहीं था डाइवोर्स का केसेस देखने का, डाइवोर्स के मैटर्स देखने का, लेकिन मेरी कोर्ट ने देख लिया, तो क्या होगा, ये एक नलिटी होगी उस कोर्ट में। यू हैव टू गो टू द प्रॉपर कोर्ट ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है। अगेन अब देखो ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 21 सब क्लॉज 1 की। क्या कहा है सेक्शन, क्या कह रहा है, नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, कहां पे नहीं लाया करेगा, एपिलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में। हायर कोर्ट्स में जा रहा है जब मैटर, एपिलेट अपील में चला गया मैटर, रिविजन में चला गया मैटर, अब आपको अगर ऑब्जेक्शन रेज करना है, अब आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है ए को, अगर बी के अगेंस्ट कोई मैटर लेके आता है, प्लेंट फाइल होता है, समन में जाता है, इसके अगेंस्ट डिक्री पास हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब क्या हुआ, अब अग्रीव्ड पार्टी जो है वो अपील में जाता है, रिविजन में जाता है उस मैटर के, तो अब क्या होगा, अब क्या ये आपके पास ऑप्शन है कि आप जुरिसडिक्शन का जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करो कि उस कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं था, क्या ये अलाउड है? सेक्शन 21 इस पे रोक लगाता है, कहता है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, एपिलेट कोर्ट में नहीं रेज किया जाएगा, रिविजनल कोर्ट में नहीं रेज किया जाएगा, अनलेस तब तक ही नहीं रेज किया जाएगा जब तक कि ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। पहले आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, पहले जब मैंने आपका मैटर डिसाइड किया तब आपको बहुत सही लग रहा था, लेकिन अब हम जब अपील में आ गए, रिविजन में आ गए, तो आप कह रहे हो उस कोर्ट को जुरिसडिक्शन ही नहीं था। तो फिर जब तक कि आपने वहां पे रेज नहीं करा है ऑब्जेक्शन, तो आप यहाँ पे भी रेज नहीं करोगे। वहां पे अगर आपका मुंह बंद था तो यहाँ पे भी मुंह बंद रखिए। टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कहने की बात क्या है, उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी थी कि आप ये ऑब्जेक्शन रेज करो कि भाई प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड इनको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मैटर है ये, और इनको ये ऑब्जेक्शन मैं रेज कर रहा हूं कि इनकी कोर्ट को ये जुरिसडिक्शन ही नहीं था। तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी, तब आपने ली नहीं, तो आप अभी भी मत लो, ये रोक लगाई गई है। कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, तब तक कि जब तक कि कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तब तक कि कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जाएगा। अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो आपका ऑब्जेक्शन थोड़ा बहुत कंसिडर कोर्ट कर भी लेगी, लेकिन अगर नहीं हो रहा है और आपने उस टाइम पे बोला नहीं, अपॉर्चुनिटी थी तब आपने नहीं बोला, तो आप अभी भी नहीं बोलेंगे। तो ये क्लियरली मेंशन किया है सेक्शन 21 सब क्लॉज 1, ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब देखिए ऑब्जेक्शन एज टू पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन दिया गया है सेक्शन 21 सब क्लॉज 2। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन से मतलब क्या है, मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड। एपिलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में हम नहीं सुनने वाले हैं जब तक कि आपने पहले कोर्ट में नहीं रेज किया है ये ऑब्जेक्शन आपने फर्स्ट कोर्ट में रेज किया हो। सेम सेक्शन 21 के जो मैटर्स हैं 21 सब क्लॉज 1 के, वही 21 सब क्लॉज 2 में देखने को मिलेंगे, बस फर्क ये है कि वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है, ये पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है। टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, या फिर कोई कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तब कोर्ट थोड़ा बहुत कंसिडर कर भी सकती है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन, ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी टू रिकवर पोजेशन ऑफ अ हाउस, he values his claim in the plaint at rupees 8,000.
क्लेम क्या लगाया इसने? 8,000 का। The suit is filed in court C, which has jurisdiction to try the value up to rupees 10,000. The market value of the house is 12,000, but B does not object to the jurisdiction of the court. The decree is passed in the favor of A. In appellate court अब B चाहे भाई साहब कहे कि pecuniary jurisdiction जो था ही नहीं about the of court C, कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, ये कह रहा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उनको खाली 10,000 तक की वैल्यू का जो था कोर्ट सी के पास जो है विच हैज द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000, मार्केट वैल्यू जो है वो 12,000 है। तो अब यहाँ पे नहीं कहोगे आप, अब ए के फेवर में आ गया है मैटर। बी ने तब नहीं बोला जब कोर्ट में सब जांच पड़ताल कर ली, जब पूरा डिग्री पास हो गई ए के फेवर में, अब बी कहे कि भाई सी कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो क्या ये माना जाएगा कोर्ट से? नहीं माना जाएगा, कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगा। ये क्या है? ये बात कर रहा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की बात करेंगे। क्या ये जो प्रावधान हम लोगों ने पढ़ा है, क्या ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 इसके बारे में बात करता है, और ये जो है बेसिकली इसमें चेंज हुआ था 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से। पहले क्या होता था, अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन आप ऑब्जेक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स एज वेल, और एग्जीक्यूशन को पे रोक लगाई जाए। भाई एग्जीक्यूशन जब हो रहा है डिक्री का, अब आप कह रहे हो कि फला कोर्ट को पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं था, कोर्ट सी को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था, वो ये चीज नहीं कर सकती थी, फला चीज ढमक चीज। तो इससे बचने के लिए भाई डिले ना हो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, प्रोसीडिंग जो है फ्लो अच्छे से कर जाए, स्मूथली कर जाए, इसीलिए ये अप्लाई किया गया है इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स एज वेल। क्या कहा गया है इसमें? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में आप इतनी बात समझ लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो है ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी एप्लीकेबल है। और इस रेफरेंस में आप सेक्शन 21A भी देख सकते हैं। सेक्शन 21A इसी के बारे में डील करता है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में ऑब्जेक्शंस एज टू प्लेस ऑफ सुइंग आप नहीं रेज कर सकते हो, क्लियरली ये मेंशन किया गया है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें जनरल प्रिंसिपल्स की, इफ वी टॉक अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स, सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला? एवरी सूट शुड बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई, सेक्शन 15 कहता है। The court of higher grade is not deprived of the jurisdiction to try such suit. Higher grade का court deprived नहीं होगा, ये हो सकता है mere irregularity हो जो क्योर करी जा सकती है। Once the suit is properly instituted, the court has the power to pass a decree exceeding its pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction exceed करते हुए वो पास कर सकता है डिक्री। सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट्स हैं वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? within the जो instituted with the property is situated, ठीक है, जहां पे local limits of the property where it is situated. Suits relating to movable property or a wrong to a person may be instituted where the wrong is committed or where the defendant resides. हम लोगों ने क्या कहा, देखा था एग्जाम्पल, B को मारा गया था, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो इलस्ट्रेशन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, A residing in Delhi beats B in Calcutta. B may sue A either in Calcutta or in Delhi. यहाँ पे क्या हो रहा है? Wrong to a person. यहाँ पे किसी इंसान को hurt पहुंचाई जा रही है, ठीक है। 6. Other suits may be instituted A where the cause of action wholly or partly arise, where the defendant resides or carries on business. कौन सा सेक्शन है ये कौन सा सेक्शन है? 20. C, where there are 2 or more defendants and some of them resides outside the jurisdiction of the courts, carries on business or works for gain, a suit may be instituted at the place where one of them resides. Allowed है, any one of them resides, carries on business or personally works for gain, provided that the leave of the court is obtained. अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो कोर्ट की लीव होनी जरूरी है, उसका परमिशन होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि कंसेंट जो होता है वो ना तो कन्फर कर सकता है, ना तो वो ले सकता है जुरिस्डिक्शन एक कोर्ट का। अगर आप ये कहो कि पार्टीज के बीच में कंसेंट हो गया और उसके थ्रू जुरिस्डिक्शन कन्फर किया जा रहा है कोर्ट के ऊपर, तो नहीं, या जुरिस्डिक्शन लिया जा रहा है किसी कोर्ट से, तो ये नहीं हो सकता है। बात करते हैं 8 पॉइंट की, बात 2 or more courts have jurisdiction to entertain a suit and the parties agree to submit to jurisdiction of one such कोर्ट। पार्टीज खुद अग्री कर रही है तो ये वैलिड होगा, लीगल होगा, बाइंडिंग होगा और एनफोर्सेबल होगा, जहां पे पार्टीज खुद अग्री कर रही हैं। टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल
या फिर पिक्यूनरी jurisdiction can be entertained by appellate और revisional court। हम लोगों ने क्या डील किया, सेक्शन 21 में यही डील किया कि appellate या revisional court में जाके आप ऑब्जेक्शन नहीं रेज करोगे either of pecuniary jurisdiction और of territorial jurisdiction। कब, जब ऑब्जेक्शन जो है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में आपने रेज नहीं किया या फिर देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, तब कोर्ट कंसिडर कर सकता है। No objection as to territorial or pecuniary jurisdiction can be entertained by the executing court। अब यहाँ पे executing court की बात आई है, unless such objection has been taken at the earliest possible opportunity or there has been a consequent failure of justice। Section 21 सब clause 3, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की बात करता है। अब यहाँ पे सेक्शन 21A देखिए क्या कहता है। सेक्शन 21A जो है ये कहता है नो सूट वुड लाई टू सेट असाइड अ डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे कोई आप सूट नहीं लेके आओगे, किस लिए, जो डिग्री पास हो गई उसको सेट असाइड करने के लिए। तो सेक्शन 21A एक्चुअली कहता क्या है, इट लेज डाउन अ बार ऑन द सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। यहाँ पे बात किसकी करी गई, प्लेस ऑफ सुइंग की, यानी कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को भी हम लोग मानेंगे, ठीक है, डीम करेंगे कि यहाँ पे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट का इंक्लूडेड है, क्योंकि विद टाइम विद केस लॉज ये भी डीम किया गया है कि भाई पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ऐसे सूट पे जो बार लगाया जा रहा है वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के भी होने चाहिए, या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हो, जिसके अगेंस्ट आप सूट नहीं ला सकते हो। किस लिए, कि उस सूट में जो डिग्री पास करी गई है उसको सेट असाइड करने के लिए आप सूट नहीं ला सकते हो। नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिग्री passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they claim, यानी कि representatives, या फिर they litigating under the same title on any ground based on an objection as to place of suing। तो यहाँ पे बार लगाया गया है। जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग का जो एक क्वेश्चन था कि क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में ये अलाउड रहेगा कि आप ऑब्जेक्शन रेज करें, तो यहाँ पे 1976 में ये जो है 1977 से एक्चुअली इन इफेक्ट आया था, 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से। सेक्शन 21A क्लियरली ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो आई थिंक इसी के साथ सारे जो सेक्शंस थे, सेक्शन 16 से लेकर के 21A हम लोगों ने कवर कर लिया। इफ वी टॉक अबाउट द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में सेक्शन 15, 17, 18 और सेक्शन 16 भी, इसमें एक लिस्ट दी जाती है, जैसे पार्टीशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल, रिडेम्पशन, मॉर्गेज, चार्ज, ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा नहीं आएगा, कौन सा लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, कौन सा ऐसा मैटर है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद ऑब्जेक्शंस, अगर हम लोग बात करें मेंस की, तो ऑब्जेक्शन का जो क्वेश्चन है जो सेक्शन 21 डील कर रहा है, ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को जो भी चीजें सीपीसी में चाहिए, देखिए हम लोगों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, तो सीपीसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो बेटर रहेगा कि आप लोग वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उस पे लेक्चर प्रिपेयर करना रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अलोंग विद दैट, किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए या अगर आपको जीके में कुछ हेल्प चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो फाइनली ये जो पार्ट है हम लोगों ने कवर कर लिया। प्लेस ऑफ सुइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार कर लिएगा अपने प्रीलिम्स के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।